बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 25 दिसंबर और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से रखते हैं, जहां पर इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने स्ट्राइक्स की हैं जो अफगानिस्तान की तरफ पक्तिया का इलाका है, यह सूबा है, उसमें तहरीक तालिबान, जो शायद पाकिस्तान की तहरीक तालिबान ने वहां पर अपने अड्डे बना रखे हैं और वहां से जो दहशतगर्दी और उससे रिलेटेड कार्रवाइयां होती हैं और कुछ उनका जो मीडिया सेल है उससे रिलेटेड कार्रवाइयों की भी इतलात हैं कि उसका भी सेंटर वहीं पर था। वहां पर 4 गालिबन ये स्ट्राइक्स हुई हैं। अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अभी आ रही है, हतमी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर है कि पाकिस्तान की तरफ से ये स्ट्राइक्स की गई हैं। अब देखते हैं ये कैसे सिचुएशन पूरी की पूरी इवॉल्व करती है, क्योंकि पिछले चंद महीनों से आप देख रहे हैं लगातार क्रॉस बॉर्डर ये जो टेररिज्म एक्सपोर्ट है इनटू पाकिस्तान वो हो रहा है और पाकिस्तान उसके ऊपर अपना रद्दअमल भी देता है। और अब ये स्ट्राइक्स हुई हैं और इसको अब कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है तालिबान की तरफ से। अब आपको पता अफगानिस्तान में मैं अफगान तालिबान की बात कर रहा हूँ जिनकी गवर्नमेंट है, या पाकिस्तान ने उन्हें एतमाद में लेके ये किया है या नहीं किया, ये अभी इतलात नहीं है। तो ये जो भी सिचुएशन इमर्ज होगी ये आपके सामने रखेंगे। फिलहाल की इतला ये है कि ये डेवलपमेंट हुई है जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो अमेरिका से ही है और अब बहुत चीज़ें और खदोखाल वाजे होना शुरू हो गए हैं। रिचर्ड ग्रैनल ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है अमेरिकी एक ब्रॉडकास्ट को, एक टेलीविजन को, और उस इंटरव्यू के अंदर रिचर्ड ग्रैनल ने वाजे कर दिया है कि वो क्यों फ्री इमरान खान कह रहे हैं। उन्होंने बगैर किसी लगी लिपटी के तमाम चीज़ें वाजे कर कर रख दी हैं। और वो जो आपने एक पाकिस्तान के अंदर बयान सुना था या ऐलान सुना था या पॉलिसी सुनी थी कि इमरान खान के नाम पर हमने सुर्ख लकीर लगा दी है, वो अब सुर्ख लकीर ज़ाहिर है उस वक्त अकेले इन्होंने नहीं लगाई थी, वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और पता नहीं कहाँ कहाँ से लगती हुई गालिबन नज़र आ रही थी। और अब वो सुर्ख लकीर जो है वो दुनिया पूरी के अंदर मिटती हुई नज़र आ रही है और आपको उसके इफेक्ट्स पाकिस्तान में भी नज़र आएंगे। रिचर्ड ग्रैनल से जब ये सवाल पूछा गया कि आप ये फ्री इमरान खान का क्यों ट्वीट कर रहे हैं, इससे आपको क्या हासिल होना है, तो उन्होंने उस पर बहुत वाजे अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू लिया अपने इंटरव्यू के अंदर। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो पाकिस्तान और अमेरिका की बहुत ही बेहतर दोस्ती थी और बहुत ही एहतराम का रिश्ता था। स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो आपस का रिलेशनशिप था वो बहुत ऑनेस्टी पर और कॉर्डियल था और फ्रेंडली था और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी के ऊपर मबनी था। अब अमूमी तौर पर नवाज शरीफ हों या आसिफ अली जरदारी हों, मतलब पीपल्स पार्टी और नून लीग, उन सब के लिए ये एलियन थॉट्स हैं कि कोई अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पर, मैं बराबरी साइज़ के अतबार से या इकोनॉमी के अतबार से या पैसे के अतबार से या जो जंगी फौजी ताकत है उसके अतबार से नहीं कह रहा या टेक्नोलॉजी के अतबार से नहीं, लेकिन दो सॉवरन कंट्रीज़ हैं। एक बेशक कंट्री जो है वो गरीबी क्यों ना हो, उनकी एक बराबरी का रिश्ता होता है, मतलब एक रिस्पेक्ट का, इंटेग्रिटी का, कॉर्डियल रिलेशनशिप होता है। लेकिन हमें तो एक ही पता है कि अमेरिका के सामने, हमें आपको पता है, हमारे जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, हम उनके वेंटिलेटर पर लगे हुए हैं, अगर वो उतार देंगे तो हम जी नहीं सकेंगे। वो अलग बात है, अभी आपके सामने रखते हैं कि हमारे वजारत खारजा ने अब क्या फरमाया है। लेकिन बहरहाल वापस चलते हैं। तो रिचर्ड ग्रैनल ने बहुत खुल के कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो रिश्ता था वो बहुत ही बाहमी रिस्पेक्ट का था। इसमें अपना एक ट्वीट भी आपके सामने रखता हूँ रिचर्ड ग्रैनल के इस इंटरव्यू के ऊपर, जब मैंने ये ट्वीट किया और उसमें ये तमाम चीज़ें मैंने डेलिबरेटली मेंशन की, तमाम चीज़ें डेलिबरेटली मेंशन की, जिसमें मैंने मेंशन किया कि फ्रेंडली थे, कॉर्डियल थे, ऑनेस्ट थे रिलेशनशिप, और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो लफ्ज़ थे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सबसे पसंदीदा अल्फाज हैं पाकिस्तान के लिए किसी भी मुल्क से जब वो रिश्ता बनाते हैं, और वो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इंटेग्रिटी, मैंने वो शामिल किए। और थोड़ी देर के बाद रिचर्ड ग्रैनल ने उसी ट्वीट को रीट्वीट किया, मतलब कि वो इस चीज़ के ऊपर अग्री हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी पे होने चाहिए, कॉर्डियल होने चाहिए, फ्रेंडली होने चाहिए, ना कि गुलामी और एक तरफा ताकत और डू मोर के कायदे के ऊपर होने चाहिए। लेकिन हमने क्योंकि अपने इक़्तिदार को तूल देना होता है, इसमें कसूर अमेरिका का नहीं है, हमारे अपने हुक्मरान, हमारे अपने डिक्टेटर 1956 से लेके आज तक खुद ये सब कुछ अमेरिका के सामने रखते हैं और खुद कहते हैं कि हम आपको सर्व करेंगे जहां तक आप कहें। पहली दफ़ा आपके पास एक ऐसा हुक्मरान आया था जिसने अमेरिका के साथ ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी के साथ इंटरेक्ट किया था। आपने देखा कि वहां से रेसिप्रोकेशन हुई। वो एक अलग बात है कि बाद में जनरल बाजवा ने खुद ही जाकर सारा पाकिस्तान का वहां पर जो नैरेटिव था, बयानिया था, उसकी तबाही फेरी और एक साजिश की जिसके नताइज आपको बाद में होते हुए नजर आए। बहरहाल ये सिर्फ रिचर्ड ग्रैनल की बात नहीं है। अगर इस वक्त अमेरिका के जो आने वाले फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, फॉरेन सेक्रेटरी मैंने कह दिया, फॉरेन मिनिस्टर, जिनको अमेरिका में फॉरेन मिनिस्टर का, जिनको अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर कहा जाता है। तो मार्को रूबियो वो अमेरिका के आने वाले जो नामजद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मतलब कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी पॉलिसी भी बहुत क्लियर है। और उनकी पॉलिसी बहुत क्लियर है कि पूरी दुनिया के अंदर जब हम रजीम चेंजेस करते हैं, मतलब कि ये मैं बार बार जब मैं अपने
जो मेरे लेक्चर्स होते थे या मेरी इंटरेक्शन होती थी यूनिवर्सिटी लेवल पर भी अमेरिका के कुछ पॉलिसी मेकर्स के साथ, तो मैं हमेशा उन्हें कहता था कि आप घाटे का सौदा करते हैं जब आप डिक्टेटर्स को या आप ऐसी रजीम को सपोर्ट करते हैं दुनिया में जिनको वहाँ की आवाम पसंद नहीं करती, तो आप उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें तो आपकी सपोर्ट चाहिए होती है, लेकिन बदले में जो वो जुल्म सितम पाकिस्तान के अंदर या दूसरे मुल्कों के अंदर जहाँ जहाँ डिक्टेटर हों वो करते हैं, तो वहाँ की आवाम फिर अमेरिका से नफरत करती है। बिल्कुल एग्जैक्ट वही पॉलिसी मार्को रूबियो साहब की है। वो ये कहते हैं कि अमेरिका जब रजीम चेंज और बाहर डिक्टेटर्स को सपोर्ट करता है तो शॉर्ट रन में तो अमेरिका को अपने ऑब्जेक्टिव पूरे होते नजर आते हैं और अमेरिका सोचता है हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन में वहाँ की आवाम अमेरिका से नफरत करती है। और वजह कोई अमेरिका ने कुछ गलत नहीं किया होता, वहाँ का डिक्टेटर जो उन पर जुल्म करता है और अमेरिका जाके उस डिक्टेटर के साथ खड़ा हो जाता है और फिर वहाँ की आवाम जो है वो समझती है कि ये सब कुछ उस डिक्टेटर की इमा पर हमारे साथ अमेरिका करवा रहा है, इसलिए आवाम अमेरिका से नफरत करना शुरू हो जाती है। तो ये हमारा घाटे का सौदा होता है। ये मार्को रूबियो। उसके साथ जो नई होमलैंड जो उनकी सिक्योरिटी की इंचार्ज होंगी तुलसी गैबर्ट, वो भी यही बात कहती हैं अपने इंटरव्यूज़ के अंदर कि हमें रजीम चेंजेस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उससे अमेरिका को नुकसान होता है। उन्होंने तो बल्कि 2 कदम आगे जाके कहा कि देखिए हमने कैसे कर्नल कदाफी को हटाया और उसके बाद लीबिया का क्या बना। उन्होंने कहा इराक में भी सद्दाम हुसैन को नहीं हटाना चाहिए था। तो ये अगर आप इस वक्त रिचर्ड ग्रैनल को देखें, मार्को रूबियो को देखें जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर होने हैं, या तुलसी गैबर्ट को देखें, तो आपको ये वाजे हो जाएगा सारा नक्शा कि ये जो नई रजीम है, ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका के अंदर, ये रजीम चेंजेस के खिलाफ है। बैरून मुल्क जाकर जो मिलिट्री चीफ्स हैं, डिक्टेटर्स हैं, वहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने गासपाना कब्जा किया हुआ है, उनको सपोर्ट करने के ये खिलाफ हैं और ये कहते हैं अवाम से मोहब्बतें समेटे, अवाम से नफरतें ना समेटे। अगली खबर की तरफ चलते हैं क्विकली, और वो खबर आपके सामने रखेंगे 190 मिलियन केस की एक कहानी। आपको पता है 190 मिलियन केस में 23 दिसंबर को फैसला देना था, नहीं दिया। और एक वजह तो आपको हमने बताई थी कि ये मुज़ाकरात के ऊपर प्रेशर बरपा रखने के लिए उस केस को लटकाया गया है। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग वजह इसकी सामने आई है, और वो वजह ये है कि आपको पता है कि जुडिशल कमीशन के इजलास हो रहे हैं और नए जजेस अपॉइंट किए जा रहे हैं। गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नए जजेस जो है वो डालकर को 13-14 का पूरा नंबर कर दिया जाएगा। तो अब जो नए बनाए जा रहे हैं जजेस, उनमें ज़्यादातर नून लीग के हैं या ऐसे लोग हैं जो जो कहा जाएगा वही फैसले करेंगे। तो इस फैसले को इसलिए डिले किया गया है ताकि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस आ जाएं, ताकि जब यहाँ से खुदा ना खास्ता, जो कि लग रहा है कि इन्होंने यही करना है, इमरान खान साहब को सजा दी जाती है इन केसेस के अंदर, झूठे केसेस हैं आपको तो पता है, लेकिन सजा दी जाती है, तो फिर अपील करनी पड़ेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अभी अगर अपील करेंगे तो वो किसी ऐसे जज के सामने लग जाएगी जो अभी सिटिंग जज है। शायद इस अपील को 2 जजेस सुने, तो आमिर फारूक साहब तो हैं साथ, फिर दूसरा जज उस तरह से मुयस्सर नहीं आते जो सारे फैसले वो करें जो डिमांड होती है। तो इसलिए इस केस को, इस सारी सजा को, इस सारे मामले को लटकाया गया है ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नए जजेस अपॉइंट करके मर्जी का फिर बेंच बनाया जाए और उस बेंच के सामने ये केस लगाया जाए ताकि मतलूबा नताइज हासिल किए जाए। मतलब आपको पता है ये तमाम झूठे केसेस हाई कोर्ट में जाते ही उड़ जाते हैं, और इस दफ़ा भी इसने उड़ जाना है क्योंकि इसके पल्ले कुछ नहीं है। तो इसलिए ये पूरी कोशिश की जा रही है कि हाई कोर्ट में बेंच ही ऐसा बनाया जाए कि वो फिर केस वहां उड़ ना सके और इमरान खान साहब को लंबा अरसा जेल में रखा जाए। और जाहिर है साथ कोशिश करेंगे बुशरा बीबी को भी इसमें सजा देने की। तो ये थी 190 मिलियन केस और नए बेंच की कहानी। अब आपके सामने अगली खबर रखते हैं, और वो हमारे फॉरेन ऑफिस का बयान है। फॉरेन ऑफिस ने नया बयान दागा है कि अमेरिका ने जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदी लगाई, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान करता है और हम एक सॉवरन स्टेट हैं, हम अपने फैसले खुद करेंगे, और हमारा जो मिसाइल सिस्टम है वो अमेरिका के लिए किसी किस्म का खतरा नहीं है। हालांकि अमेरिका से ये कहा गया कि वो शायद अमेरिका के लिए भी खतरा है, अमेरिका पर भी चलाया जा सकता है आने वाले टाइम में पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम। तो इसलिए अमेरिका ने खदशात का इजहार करते हुए उस पर पाबंदियां लगाई हैं। पाकिस्तान ने कहा कि ऐसा नहीं है और ये हमारे साथ ज्यादती है, और अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप ऐसे नहीं है कि हम पर पाबंदियां लगाई जाएं। लेकिन साथ साथ फॉरेन ऑफिस ने कहा कि हमें कोई परवाह नहीं है और हमने अपने फैसले खुद लेने। अब एक तो फॉरेन ऑफिस का और फॉरेन मिनिस्टर का यहाँ बयानिया बहुत फर्क है। फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि वो हमारा वेंटिलेटर है। ये तब की बात है जब हमारी हुकूमत हटाई गई थी और ख्वाजा साहब टेलीविजन पर आकर ये साबित करना चाह रहे थे कि सब कुछ अमेरिका से ही होता है। अब आप देखिए हम कितना फंसे हुए हैं इस टाइम, इमरान खान साहब जेल में है, सब कुछ है, लेकिन आज भी हमारे मुंह से ये बात नहीं निकलती कि सब कुछ अमेरिका ने करना है। आज भी हम ये नहीं कहते कि वेंटिलेटर है, आज भी हम इंटेग्रिटी की, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करते हैं। आपका जो मेटल होता है ना, आपका जो कैरेक्टर होता है, वो मुसीबत में समझ आता है। अच्छे दिनों में तो सारी बढ़के मारते हैं, जब आप मुसीबत में होते हैं तब पता चलता है कि आप अपनी जान छुड़वाने के लिए किस हद तक गिरते हैं। आप देखिए इमरान खान ने 12 जेल से ये बयान दिया है कि मैं किसी बैरूनी ताकत से अपील करके रिहा नहीं होना चाहता। हाँ, अमेरिका से हमारी जो तवक्कुआत है, जो हम रिचर्ड ग्रैनल की बात करते हैं, मार्को रूबियो की बात करते हैं, ट्रंप की, हम ये नहीं करते कि वो फ़ोन उठाएं और कहें कि इमरान खान को रिहा कर दें और हम वहाँ से कोई मेहरबानी हासिल करें। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त पर पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस हुई, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हुई, वो टैसिट अप्रूवल के साथ जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने किया और उसकी सरपरस्ती अमेरिका से हुई, वो सरपरस्ती बंद होनी चाहिए, वो इंटरफेरेंस बंद होनी चाहिए। बाकी पाकिस्तानी अवाम, इमरान खान और चौधरी निजामुद्दीन, ये
सारी इक्वेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह बराबर हो जाएगी। तो बहरहाल अब ये दो बातें, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है वो भी बता दिया, जो अमेरिका का है वो भी बता दिया। इसके ऊपर मैं कोई तज्जिया नहीं दूंगा, ये आप खुद समझिए, आप खुद अंडरस्टैंड कीजिए कि हमारे लिए क्या बेहतर है, हमारे मुल्क के लिए। आप सब समझदार हैं, इसके लिए मैं कभी भी तनकीद बराए तनकीद नहीं करता। जो चीज़ पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है उसमें मेरी पोजीशन बहुत वाज़ेह होती है, यही मैंने इमरान खान से सीखा है और यही एक पाकिस्तानी के तौर पर हमें करना चाहिए। लेकिन जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जनरल आसिम मुनीर, क्योंकि ये सारी की सारी गवर्नमेंट उन्हीं के हाथ में है, ये गवर्नमेंट शहबाज शरीफ तो कर नहीं रहे, अब बेचारा मजाइलों के ऊपर कोई इसाक डार ने तो काम नहीं करने ना, मतलब कि ये तो नालायक हैं सारे, ये तो छोटी मोटी चोरी चकारी कर सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं। अब इस तरह के कॉम्प्लेक्स इशूज़ को तो जनरल आसिम मुनीर के पास क्योंकि ताकत है, उन्होंने इस गवर्नमेंट को बिठाया हुआ, तो फेलियर भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो ये जो फेलियर हुआ है, हम पर पाबंदियां लगी हैं, इसकी जिम्मेदारी उन्हीं पर जाती है और हमारे लिए कुछ चीज़ें बहुत खतरनाक हैं। अब ऑलरेडी हिंदुस्तान एक नया मिसाइल प्रोग्राम अपना डेवलप कर रहा है, प्रोग्राम कह लेंगे नया मिसाइल, उसका एक नया वर्जन वो डेवलप कर रहा है। उनका जो मिसाइल प्रोग्राम है ब्रह्मस 1 वो पहले ही लॉन्च कर चुके हैं, ब्रह्मस 2 वो लेकर आ रहे हैं, वो गालिबन इस साल मार्च या मई तक वो उसकी लॉन्च करने का इरादा रखते हैं। रूस के तावन से ये मिसाइल वो बना रहे हैं। इस मिसाइल की जो स्पीड होगी वो मार्क 8 होगी, मतलब कि ये आवाज़ की रफ्तार से 6 या 7 गुना तेज़ी के साथ ये मिसाइल जो है वो मूव कर सकता है। 5000 किलोमीटर तकरीबन पर आवर, फी घंटा 5000 किलोमीटर इसकी स्पीड होगी तकरीबन रफली। अभी इसके जो स्पेक्स हैं हतमी, या इसकी जो डायमेंशंस हैं हतमी, ये जो मैं आपको तस्वीर बता रहा हूँ, ये भी बहुत सारे फोरम्स पर इशू हुई हैं, लेकिन ये कोई हतमी तस्वीर नहीं है, क्योंकि अभी तक इस मिसाइल की रूनुमाई हिंदुस्तान ने नहीं की। जैसा मैंने आपको कहा कि इसकी कंप्लीशन जो है वो मार्च या मई तक हो रही है, तब इसकी टेस्टिंग वो करेंगे, और उससे पहले जो वो टेस्ट कर चुके हैं उसमें वो कामयाब रहे हैं। अब ये मिसाइल जो है ये 1500 किलोमीटर इसकी तकरीबन 1000 सवा 930 माइल्स तक इसकी रेंज होगी, और ये फ़ज़ाई जहाज़ से भी किया जा सकता है, फाइटर प्लेन से भी, ये समंदर में से भी, आबदोज़ों में से या समंदर से भी इसको फायर किया जा सकता है, और ज़मीन से भी किया जा सकता है। बड़ा लीथल वेपन है, और सबसे इसकी लीथल वेपन की वजह यह है कि अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखें तो हमारी लंबाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो चौड़ाई है मुल्क की वो बहुत कम है, जिस वजह से हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही ज़्यादा है, जिस वजह से हमारे लिए चैलेंज ये है कि वो बहुत आसानी से पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पहुँच सकते हैं। और ये जो मिसाइल है, जब ये उनके पास आ गया तो उनके पास सबकत होगी मौजूदा हालात के अंदर, उनके पास जब तक कि हम कुछ नया डेवलप नहीं करते, उनके पास सबकत होगी कि एक तो इसकी स्पीड बहुत है, और ये 8 से 9 मिनट में शायद पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ के अंदर वो पहुंचा सकेंगे। अब जो लोग इन तमाम चीज़ों को समझते हैं वो ये समझते हैं कि अगर हमारे पास सेकंड फायर करने की कैपेसिटी नहीं होगी, रिस्पांस करने की, जो कि पाकिस्तान शायद चाइना से गालिबन लेना चाह रहा है, जिस पर अभी को बातचीत आगे नहीं चल रही, तो अगर तो सेकंड जो फायर बैक करने की कैपेसिटी हमारे पास नहीं है, तो फिर ये मिसाइल जो है ये गेम चेंजर होगा हिंदुस्तान की तरफ से, क्योंकि ये जितनी तेज़ी से पाकिस्तान में पहुँच सकता है उसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्स करने का वक्त नहीं है। तो बताने की आपको सारी बात ये नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान से आपको डराना है, बताने की बात यह है कि हमारे इर्द गिर्द हालात क्या बन रहे हैं, और इर्द गिर्द जो गवर्नमेंट्स हैं, मुल्क हैं, वो कितनी तेज़ी के साथ कोऑर्डिनेशंस करके, हिंदुस्तान देख लीजिए कि एक तरफ वो अमेरिका का भी लाड रहा है और साथ रूस के साथ इस तरह के मिसाइल डेवलप कर रहा है। और पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर रूस गया था तो पीछे से जनरल बाजवा ने क्या किया अमेरिका के साथ मिलकर, वो आप सबके सामने है। तो इन हालात के अंदर ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान का ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए। देखते हैं अब ये नाहल जो बैठे हुए हैं ये क्या करते हैं और हमें किस तरफ लेकर चलते हैं। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो है कुवैत पेट्रोलियम पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस बंद करने का फैसला किया है, और जो टी बिल्स के अंदर बैरूनी सरमायाकारी है वो भी 64% खत्म हो गई है। जी हाँ, जो ट्रेजरी बिल्स के अंदर बैरूनी सरमायाकारी होती है उसमें 64% की कमी आई है। उसके साथ मैंने आपको खबर दी है कि कुवैत पेट्रोलियम्स जो है, और कुवैत से हमने $25 अरब की इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी SIFC में, वो तो ना आई। कुवैत पेट्रोलियम जो है वो अपने ऑपरेशंस बंद करके पाकिस्तान से जा रहे हैं। तो एक तरफ दिफाई साइड के ऊपर भी मैंने आपको बात बताई है, मैंने आपको माशी साइड पर भी बताई है बात, और तीसरी साइड के ऊपर जो बिलावल जरदारी हैं वो अब ये कह रहे हैं, उन्होंने आर्मी चीफ के ऊपर, मेरा ख्याल है कि वो भी अब अपने आप को इनडायरेक्टली रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करने वाले लोग या उसके खिलाफ बातें करने वाले लोग पुराने बुजुर्ग हैं, वो अभी तक पुराने ज़माने में रहते हैं, दकियानूसी बातें करते हैं, वो पुराने जो कीपैड वाले मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। अब ये डिजिटल ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इसके साथ हमें चलना पड़ेगा। अगर हम गौर करें तो सबसे ज़्यादा तो डिजिटल मीडिया के ऊपर तनकीद हमारे आर्मी चीफ करते हैं, तो इससे लगता है कि अब बिलावल या तो उनको कोई पैगाम दे रहे हैं, शायर कुछ कहना चाह रहा है, और या वैसे ही वो इस वक्त अपना वोट बैंक हासिल करना चाह रहे हैं यंगर लोगों के अंदर। उनको लगता है कि ये बयान देने से शायद उनको वोट बैंक मिल जाएगा। खबरें और भी काफ़ी सारी हैं। एक तो जो हमारे जवेद लतीफ़ हैं उन्होंने काम जारी रखा हुआ है, वो कहते हैं कि
ये हुकूमत जो है ये फ़ौज ने ज़बरदस्ती बनवाई है, हम तो नहीं लेना चाहते थे। 8 फरवरी में फ़ौज ने बहुत ही ज़बरदस्ती ये हुकूमत बनाई है। उसके अलावा एक और नया पंभीरी छोड़ी गई है मार्केट के अंदर, और वो ये छोड़ी गई है कि नवाज़ शरीफ का नरम गोशा है इमरान खान के लिए, और वो इमरान खान को रिहा करवाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। ये अब यहाँ पर वक्त पूरा हो गया, वरना इसको डिस्कस करते, इसको हम पंजाबी व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और चलते चलते आपको ये बता दें कि जब आप यहाँ से आवाज़ उठाते हैं आप और मैं मिलके, तो उसके असरात होते हैं। ज़्यादा तफसील में पंजाबी व्लॉग में बात कर लेंगे, लेकिन सिर्फ इतना बता दूं कि जो हमने मंसूर अली खान साहब उर्फ लौंडा लपाड़ा जी पर व्लॉग किया था, उसका असर हुआ है, खासा असर हुआ, और पहला नतीजा बरामद हो गया है। उन्होंने बहुत मुद्दत के बाद पहला व्लॉग किया है जिसके अंदर इमरान खान की तस्वीर उन्होंने इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि वो हर थंबनेल के ऊपर, हर व्लॉग पर इमरान खान का नाम और तस्वीर बेचते थे। तो हमने एक व्लॉग किया था, उस पर सेगमेंट किया था, उनको थोड़ा सा हमने यहाँ से पैगाम भेजा था आपके तवज्जो से, वो पैगाम मिला भी है और असर भी हुआ है। तो मैं जब आपको कहता हूँ कि नेम एंड शेम किया कीजिए, इससे लोगों को असर होता है, तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।